हेलो फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है और इसकी वैलेंसी कैसी होती है, इस चीज़ को आज हम सीखेंगे और बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूँ आपको कि इस टॉपिक को समझने के लिए, इस टॉपिक को क्लियर कॉन्सेप्ट करने के लिए आपको ज़रूरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जानना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो वहाँ से पहले देख लो, राइट, क्योंकि उसके बगैर इसको समझने में दिक्कतें आएंगी, राइट। और ये बिल्कुल बेसिक है, इसको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री का बिल्कुल बेस है, ठीक है। किसी भी फार्मूले को बनाना, कोई कंपाउंड कैसे बनता है, आयंस कैसे बनते हैं, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जानना मस्ट है, ठीक है। अभी हम एज्यूम करते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है या आप मेरी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले वीडियोज़ हैं उसको आप अच्छे से समझ लो, उसमें बिल्कुल आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, राइट। तो अभी हम शुरू करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी की टॉपिक। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है। अगर हम किसी एटम की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने सोडियम की बात की, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2, 8 एंड 1 होता है, राइट। 2, 8 एंड 1 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 होता है। तो यहाँ पे ये अगर हम इसको डायग्राम से समझें, अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको पता है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिस वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया? टोटल चार्ज कितना हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो इस वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में होते हैं, इसलिए इसको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है यहाँ पे समझने के लिए। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स होता है सो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है? वो चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स, इन डेफिनेट ऑर्बिट्स, राइट। तो ये फर्स्ट सेल है, जैसे आपका फर्स्ट सेल है, फिर सेकेंड सेल होता है, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे फिर थर्ड सेल होगा, इस तरह फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल होते हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट किया गया है वो टू इलेक्ट्रॉन्स जो सोडियम का है वो यहाँ पे फर्स्ट सेल में है। फर्स्ट सेल मतलब इस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये 2 यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रेजेंट होता है कि मतलब प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ वो क्या करता है? इसमें रिवॉल्व करता है, राइट। वो हमेशा घूमता रहता है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 होते हैं, राइट। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा रिवॉल्व कर रहे हैं, ई माइनस एंड ई माइनस। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए किसमें? फर्स्ट एनर्जी लेवल में। इसको फर्स्ट एनर्जी लेवल भी कहते हैं, फर्स्ट सेल भी आप कह सकते हो, राइट। उसके बाद आता है सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 है। तो सेकेंड ऑर्बिट हमारा ये है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लेंगे हम? 8 लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। These are the 8 electrons, right, revolving around a nucleus in second energy level, clear। दूसरे एनर्जी लेवल में ये 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑर्बिट की बात करते हैं। थर्ड ऑर्बिट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो ये थर्ड ऑर्बिट है, इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन कहीं भी दिखा सकते हैं, राइट। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं सेकेंड एनर्जी लेवल में। और ये फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और थर्ड एनर्जी लेवल में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे ये चीज़ हमें क्लियर है कि जो सबसे बाहरी वाला सेल है वो कौन सा सेल है? थर्ड एनर्जी लेवल। थर्ड एनर्जी लेवल, थर्ड सेल जो है वो सबसे बाहरी सेल है। बाहरी सेल किसके कंपेयर में? न्यूक्लियस से सबसे दूर है। सबसे दूर है कौन सा सेल है? थर्ड एनर्जी लेवल, राइट। थर्ड एनर्जी लेवल थर्ड सेल है। तो ये इसको हम कह सकते हैं अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट। दिस इज कॉल्ड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ सोडियम एटम। सोडियम एटम का जो सबसे बाहरी वाला जो ऑर्बिट है वो कौन सा है? थर्ड है।
क्लियर। और इस थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 है। तो दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे सोडियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 1, right, because the number of electrons present into the outermost orbit of sodium atom is 1। क्लियर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है, 2 8 and 7 होता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल, ये कौन सा सेल है, थर्ड सेल हुआ, और थर्ड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7 है। या यूँ कहें कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट जो है क्लोरीन एटम का वो कितना है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा क्लोरीन का, 7 हो जाएगा, राइट। अगर हम ये डायग्राम क्लोरीन एटम के लिए बनाएंगे तो थर्ड सेल में कितने हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से डिनोट करेंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। बाकी फर्स्ट और सेकेंड में तो उतने ही हैं, 2 और 8, राइट। तो थर्ड जो एनर्जी लेवल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हैं, 7 है। तो दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। क्लियर। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट कितने हैं, कहाँ पे, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, वो कितने हैं, 2 है। तो इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये चीज़ क्लियर हो गया और आपको अच्छे से समझ गए होंगे आप सभी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये आपको जानना है कि जो सबसे बाहरी वाला ऑर्बिट है, सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट है किसी भी एटम का, उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रेजेंट होती है वो सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर ये आउटरमोस्ट ऑर्बिट है और इसमें क्या है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो इसलिए इस सेल का नाम वैलेंस सेल भी कहा जाता है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल का मतलब वो सेल जिसमें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वो कौन सा सेल है आपका, आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, आउटरमोस्ट सेल है किसी भी एटम का। क्लियर। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की क्या होता है और कैसे निकालते हैं। अब हम आते हैं वैलेंसी पे। वैलेंसी, अभी हमने देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सोडियम का जो कि 1 होता है, दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम। ठीक है। अब हम वैलेंसी के बारे में जानते हैं कि वैलेंसी क्या होता है। तो सबसे पहले जो हम एटम्स की बात करते हैं, एटम्स के बारे में हमें पता है कि एटम्स डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। एटम्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन कुछ एटम्स को छोड़ के, राइट। तो एटम्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, कहने का मतलब Na एग्जिस्ट नहीं करता है, H एग्जिस्ट नहीं करता है, O एग्जिस्ट नहीं करता है, Mg एग्जिस्ट नहीं करता। इस तरह से बहुत सारे एटम जो हैं सो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो भाई ये करते कैसे, राइट, करते कैसे हैं? तो ये किसी न किसी दूसरे एटम से या खुद से कंबाइन होके कंपाउंड बना लेते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं और उस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। H2 एग्जिस्ट करता है, O2 एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब सिंगल हाइड्रोजन एटम या ऑक्सीजन एटम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये किसी न किसी दूसरे एटम से या खुद से कंबाइन होके जो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं या जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि कुछ एटम्स जो है सो एग्जिस्ट करते हैं, कुछ एटम जो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि अगर हम हीलियम एटम की बात करें, हीलियम एटम, राइट, आर्गन एटम, ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। कहने का मतलब ये किसी और से कंबाइन नहीं होते हैं, इनको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होते।
ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ज़रा हम इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो हीलियम एटम की बात करें, ऑर्गन एटम की बात करें और नियन एटम की बात करें, इस तरह जो भी एटम्स हैं जो कि किसी और के साथ कंबाइंड नहीं होते हैं, कहने का मतलब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं फ्री स्टेट में। तो कहने का मतलब ये सारे जो है ये स्टेबल है, दीज आर द स्टेबल एटम्स। ठीक है, ये इनकी स्टेबिलिटी है, इनको किसी और से दोस्ती करने की, फ्रेंडशिप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिंगल है और सिंगल ही रहते हैं। ठीक है, अब इन एटम्स की बात की जाए जो कि फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो करते कैसे हैं, किसी और के साथ कंबाइन होके, मतलब किसी और के साथ इनको फ्रेंडशिप करनी है, दोस्ती करनी है। आप तो फ्रेंडशिप अच्छे से समझते ही हैं, मतलब ये किसी और के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, ये भी किसी और के साथ ऐड होंगे। इस तरह से कहने का मतलब ये कंबाइंड होके ही एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में, राइट। तो अकेले बात की जाए तो ये स्टेबल नहीं है, तो इसलिए ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। दीज आर अनस्टेबल, राइट, अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अब बात आती है कि अनस्टेबल तो है, लेकिन इसको स्टेबिलिटी को गेन करना है, स्टेबल बनना है, इसको स्टेबल बनना है हीलियम की तरह, ऑर्गन की तरह, नियॉन की तरह। ठीक है, इस तरह के एलिमेंट्स जो कि किसी और के साथ कंबाइन नहीं होते हैं, उनकी तरह स्टेबल होना चाहते हैं, राइट। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम देखेंगे कि ये स्टेबिलिटी को कैसे गेन करता है, राइट। तो यहाँ पे सोडियम एटम की बात करते हैं। सोडियम एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट, दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर सोडियम किसी दूसरे एटम को दे देता है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देता है, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी सोडियम में, 2 और 8 हो जाएगी, राइट, 2 और 8 हो जाएगी। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 2 + 8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है इलेक्ट्रॉन की संख्या, 11 है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी, क्योंकि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को इसने डोनेट कर दिया, किसी दूसरे को दे दिया। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए इसने किया कि 1 इलेक्ट्रॉन ये अगर किसी दूसरे एटम को दे देता है, तो इसका जो सबसे आउटरमोस्ट ऑर्बिट बचा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कि 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका रहा नहीं आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, तो ये 8, तो 1 इलेक्ट्रॉन यदि किसी को दे दिया तो अब बचा कितना, 2 और 8। तो 2 और 8 में जो इसका सेकेंड एनर्जी लेवल है, सेकेंड सेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में हो जाता है, या किसी भी एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, तो वो स्टेबल हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है, राइट। और हम यूँ कहते हैं कि वो ऑक्टेट का जो रूल है उसको फॉलो करता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। ऑक्टेट वर्ड जो बना है वो ऑक्टा से बना है, ऑक्टा का मतलब 8 होता है। कहने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी भी एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 है, ठीक है, तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है, और वो स्टेबल है। फिर उसे किसी दूसरे से कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे से उसे फ्रेंडशिप करने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर एग्जिस्ट करता है, राइट। तो अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसने डोनेट कर दिया, किसी और को दे दिया। जब इसने किसी और को दिया है तो देने के बाद क्या होगा, अगर सोडियम ने, यहाँ देखते हैं, अगर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई इसमें, 2 + 10 दैट इज़ कितनी हो गई, 10 हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 हो गए। और 1 इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, +1। अगर डोनेट कर रहा है तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, +1 आएगा। क्यों, इसको ऐसे समझते हैं हम कि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने एटॉमिक नंबर है सोडियम का उतना क्या है उसका इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। और प्रोटॉन्स की संख्या भी कितनी है, 1 है, प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है, 11 है। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की संख्या क्या है स्टार्टिंग में, यहाँ पे जब 2, 8, 1 है तो यहाँ पे 11 है, ठीक है। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन अगर दे देता है तो
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं आपका 10 हो जाता है, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है ये कितना हो जाता है, ये 11 ही रहता है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या में कोई कमी नहीं होती है। दिया क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, तो प्रोटॉन की संख्या 11 ही रहती है। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज इस पर है, तो वो पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ पे शो कर देते हो। क्लियर। तो इस तरह Na एक इलेक्ट्रॉन दे के Na प्लस आयन का बनाता है, Na प्लस आयन बनाता है, और इसको क्या बोलते हैं, Na प्लस आयन। ये क्या होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम बोलते हैं ये कैटाइन है। ओके। अब हम क्लोरीन एटम की बात करते हैं। कैटाइन को जानने के बाद एनाइन को डिस्कस करते हैं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2, 8 एंड 7 होता है। क्लियर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है। दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, राइट। तो या कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो डोनेशन होता है, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, राइट, तो आयन फॉर्म करता है, तो आयन का बनना शुरू होता है। अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अभी डोनेट किया था तो सोडियम पे चार्ज हो गया था प्लस, और ये हो गया था कैटाइन, राइट। अब यहाँ क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन एक एटम को किसी दूसरे एटम से ले लेता है, राइट। क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन एटम गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम, और क्लोरीन खुद से भी ले सकता है एक एटम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये लेता है, +1 नहीं होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें जा रहा है, किस में जा रहा है, क्लोरीन में। तो इस तरह से जब 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो क्लोरीन का जो कन्फिग्रेशन हो जाएगा वो 288 हो जाएगा। कैसे, यहाँ तो 7 था, अब ये 7 में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, तो 7 + 1 कितना हो गया, 8 हो गया। 7 + 1 कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 हो गया, तो कहने का मतलब अब हम क्लोरीन एटम की बात करते हैं। अब बेसिकली ये क्लोरीन एटम रहा नहीं, क्लोरीन एटम हमारा यहाँ तक था, अब ये क्लोरीन आयन बन चुका है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया। तो क्लोरीन एटम से ये बन चुका है, क्लोरीन आयन बन चुका है। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है इस पे, इसलिए चार्ज क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका एनायन। नेगेटिवली चार्ज्ड जो भी आयन्स होंगे वो एनाइन कहलाते हैं, राइट। और पॉजिटिवली चार्ज जो भी हमारे आयन्स हैं वो क्या होते हैं, कैटाइन होते हैं। तो इतना जानने के बाद आपको अब ये पता चल गया होगा, अभी हम जो क्लोरीन आयन को देख रहे हैं उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि इट फॉलोज ऑक्टेट रूल, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 है, 8 हो गई है, और साथ ही साथ अब ये स्टेबल भी हो जाएगा, ठीक है, स्टेबल भी हो जाएगा। तो अब हम देखते क्या है कि जो सोडियम है, जो सोडियम एटम था हमारा, जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन इसने इसका डोनेट कर दिया। अब क्लोरीन एटम जो है उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन कर लिया, ठीक है। अभी यहीं पे देखा जाए तो सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन, हम मानते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। अब क्लोरीन को क्या थी, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, क्लोरीन को क्या थी, एक इलेक्ट्रॉन किसी और से चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए था। तो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है उस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन एटम गेन कर लेता है, ठीक है। और ये फिर Na+ चार्ज हो जाता है एंड सोडियम पे, क्लोरीन पे माइनस चार्ज हो जाता है, और ये दोनों आपस में फिर क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, और फिर ये बनाते क्या है, सोडियम क्लोराइड बना देते हैं। इस तरह से NaCl बनता है, राइट। तो NaCl जो कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के
डोनेट करने से हो रहा है और इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने से होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है, यहाँ पे दे कौन रहा है, तो सोडियम एटम दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन कर रहा है, तो क्लोरीन एटम कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के डोनेशन और ये एक्सेप्ट जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रिसीव जो किया जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या बन रहा है, NaCl कंपाउंड बन रहा है, राइट। लेकिन अब हम वैलेंसी को समझते हैं यहाँ पे कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर डोनेट किया जाता है, या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम द्वारा गेन किया जाता है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर सोडियम एटम 1 एटम डोनेट करके, और 1 एटम डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, 281 था, 1 एटम डोनेट कर दिया, तो अगर डोनेट करके ये ऑक्टेट को पूरा करता है, कहने का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स को लेके आता है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो उसने किसी और को दे दिया, तो वो ऐसा होने से स्टेबल हो जाता है, और वही उसकी वैलेंसी होती है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे एटम को दे देने से वो ऑक्टेट को फॉलो करता है, तो वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो ये डोनेट का केस है, और यहाँ क्लोरीन के केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है। तो यहाँ भी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चाहिए 8 पूरा करने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये लेता है, और इस तरह से इसका जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 से कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। फिर ये ऑक्टेट को फॉलो करता है, और तो कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये ऑक्टेट को पूरा किया, स्टेबिलिटी को पा रहा है, इस वजह से इसकी जो वैलेंसी है वो भी 1 होगी, राइट। तो क्लोरीन की भी जो वैलेंसी है वो 1 है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। क्लियर। डुप्लेट क्या होता है, डुप्लेट का मतलब वैसे 2 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1, हीलियम एटम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, राइट। Hydrogen atom, this is the nucleus, and this is the 1 electron present in the s subshell of first orbit of hydrogen atom. Clear? ये हाइड्रोजन एटम है, और ये यहाँ पे हमने दिखा दिया हीलियम एटम को। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एस सबसेल में होता है, और एस सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। अगर एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एटम स्टेबल हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो फर्स्ट एनर्जी के एस सबसेल की ही बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट सेल के एस सबसेल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होता है किसी भी एटम के, तो वो हो जाता है स्टेबल, उसे किसी दूसरे से कंबाइन होने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्रीली एग्जिस्ट करता है। तो हाइड्रोजन के पास तो एस सबसेल में सिर्फ और सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का टेंडेंसी होगा कि वो हीलियम की तरह स्टेबल हो जाए। तो उस केस में क्या होगा कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, ऑक्टेट में हमने देखा था कि किसी भी एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है तो वो ऑक्टेट को फॉलो करता है और स्टेबल हो जाता है, और जिस वजह से कि वो फिर किसी और से रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन ऑक्टेट पूरा करने के लिए यदि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो उस केस में क्या होगा, मान ली 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से लेगा या खुद से कंबाइन करेगा, जैसा भी हो, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही हो जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, और ऑक्टेट को पूरा करने के लिए या डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए ही आपका केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, केमिकल रिएक्शन इसलिए होता है कि जो एटम्स है वो अनस्टेबल है। ठीक है, अनस्टेबल है तो स्टेबल कैसे होगा, वो किसी खुद से कंबाइन हो जाए या किसी दूसरे एटम से कंबाइन हो जाए, तो वो जो कंबाइन होता है तो कंबाइन कैसे होगा, तो केमिकल रिएक्शंस होता है।
कम्बिनेशन के कारण, स्टेबिलिटी के कारण, स्टेबल होने के कारण जो एटम्स है वो दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ना शुरू कर जाते हैं, दूसरे एटम से या खुद से। ऑक्टेट या डुप्लेट और डुप्लेट को पूरा करने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है किसी भी एटम को, वो उसकी वैलेंसी होती है, राइट। यहाँ पे सोडियम एटम का आपने देखा कि 2, 8 and 1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसका ऑक्टेट तब पूरा होता है जब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है, राइट। ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, माइनस हो जाता है, मतलब ये किसी को इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, ठीक है। देने की वजह से क्या हुआ, मतलब माइनस इन द सेंस एक इलेक्ट्रॉन से चला गया, लेकिन देने से क्या हो जाता है, इस पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब ये देता है तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 2 and 8 बचता है। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया, ये ऑक्टेट पूरा कर लिया। और ऑक्टेट ये पूरा हुआ, ऑक्टेट पूरा हुआ किस वजह से पूरा हुआ, ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर किसी को देने की वजह से हुआ। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तब तो ऑक्टेट पूरा नहीं है, लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे देता है तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 8 हो जाती है। तो कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से ये ऑक्टेट बना है, इसलिए 1 इसकी क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है, इसलिए 1 इसकी वैलेंसी हो जाती है। कैल्शियम की बात करो, 2, 8, 8 and 2, 2, 8, 8 and 2, यहाँ पे कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, किसी को दे देगा, ठीक है। तो ये फिर कितना हो जाएगा, 2, 8, 8, जो कि ऑर्गन की होती है। ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है, 2, 8, 8 होता है। ऑर्गन क्या है, एक इनर्ट गैस है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो 2, 8, 8 होता है। तो ऑर्गन भी क्या है, एक इनर्ट गैस है, ये स्टेबल है, किसी और के साथ कंबाइन नहीं होता है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट किया तब पॉसिबल हुआ। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे दिया तो ये इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, वेरी सिंपल, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है, 2 और 6 है। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, यहाँ पे चाहिए ऑक्टेट पूरा होने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इससे क्या हो जाता है, इसका 2 और 8 हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये ऑक्टेट यहाँ पूरा हुआ। इसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था इसको, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई ऑक्सीजन की, 2 हो गई। क्लियर। इस तरह हम वैलेंसी किसी भी एटम का निकाल सकते हैं। तो ओके, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है और वैलेंसीज क्या होती है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल कमेंट में जाके पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी की रिगार्डिंग, ठीक है। अदर एटम्स के आप निकालना खुद सीखें और इसका प्रैक्टिस करें। जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेकिन आपको जानना पड़ेगा, और वो जानने के बाद आप इजीली आप किसी का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत होता है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क टू मी थ्रू कमेंट। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।